Good morning, students. Welcome to your social studies class, student. Today's class we are going to continue our remaining fundamental rights. Last class we study about two fundamental right to equality and right to freedom. हमने पढ़ा था कि जो भारत का संविधान है उसने अपने सभी नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं जो कि सभी भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं। तो पहला हमने समानता का अधिकार, यानी सभी समान हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, जेंडर का हो, मैटर नहीं करेगा, लॉ के आगे सब इक्वल हैं। सेकंड, राइट टू फ्रीडम, यानी एक नागरिक होने के नाते हमें किन किन चीज़ों की आज़ादी है, हम कुछ भी काम कर सकते हैं, कहीं भी जाके देश के अंदर रह सकते हैं, मतलब अपनी बात कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी स्टूडेंट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर थर्ड राइट। अब हम अपने तीसरे राइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, तो चलते हैं। स्टूडेंट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन इज योर थर्ड फंडामेंटल राइट। राइट टू इक्वालिटी फर्स्ट था, राइट टू फ्रीडम सेकेंड, एंड देन थर्ड वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। क्या होता है इस राइट में? व्हाट इज दिस राइट सेट? सो बेसिकली एक्सप्लोटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सप्लोटेशन का मतलब क्या है? किसी का शोषण करना। शोषण का मतलब क्या है? किसी को सताना, उससे ज़बरदस्ती काम करवाना, मतलब उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उससे चीज़ें करवाना, तो ये सब एक्सप्लोटेशन के अंदर आता है। और अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये, शोषण के खिलाफ। अगर हमारे साथ कोई इस तरीके का बिहेव करता है या हमसे कोई ज़बरदस्ती फोर्सफुली कोई वर्क करवाता है, बोलता है, तो उसके लिए ये राइट है। ओके, क्या है इसमें? अभी देखो इसमें क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट है, बहुत ध्यान से समझनी। बेसिकली ये आप लोगों के लिए भी है ये राइट। तो ऑल इंडियन सिटीजन हैव राइट टू फाइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन ऑफ एनी काइंड। एक्सप्लोटेशन यानी शोषण, अत्याचार। हर एक नागरिक को अधिकार है कि अगर उसके साथ किसी भी तरीके का शोषण, अत्याचार किया जा रहा है तो वो उसके खिलाफ लड़ सकता है। ठीक है, मतलब उसके खिलाफ जस्टिस पाने के लिए वो आगे बढ़ सकता है, किसी भी तरीके का एक्सप्लोटेशन हो, चाहे वो। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोहिबिट्स का मतलब होता है रोक लगाना, बिल्कुल मना ही है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। मतलब हमारे संविधान ने साफ साफ बोला हुआ है कि कोई भी किसी से ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं करवा सकता। फोर्स लेबर का मतलब समझ रहे हो ना, कि मतलब किसी से जबरन कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता। जैसे सपोज़ अब मैं चाहूँ मैं कोई भी लेबर रख लूँ और मैं ज़बरदस्ती उससे काम कराऊँ उसकी विश के अकॉर्डिंग, तो अगर मैं ऐसा करती हूँ तो वो इलीगल माना जाएगा। वो मेरे खिलाफ़ कंप्लेन कर सकता है, केस कर सकता है। This means that nobody can be forced to work without wages or against their wish. देखो इसमें क्या बताया है कि कोई आपको आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम नहीं करवा सकता और ना ही बिना कोई वेजेस के आपको बोले। जैसे वेजेस क्या होती है? जो हमारी कमाई मिलती, मतलब जो मुद्रा मिल रही है ना, काम के बदले में पैसे जो मिल रहे हैं, वेजेस, उसे हम कमाई कहते हैं। तो मतलब कोई बिना कमाई दिए, बिना आपको पैसे दिए आपसे काम करवा रहा है तो वो भी फोर्स लेबर ही माना जाएगा। तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है किसी के साथ। दिस राइट प्रोहिबिट्स तो पहला हमने क्या पढ़ा कि कोई भी किसी से फोर्स वर्क नहीं करवा सकता, यानी ज़बरदस्ती कोई भी किसी से काम नहीं करवा सकता उसकी विश के अगेंस्ट, यानी उसका मन नहीं है तो कोई किसी से काम नहीं करवा सकता। और बिना वेजेस के, बिना पैसे के काम, जैसे पहले ऐसे होता था कि बिना वेजेस के बेटा वर्क पे लोगों को रख लेते थे और उनको पैसे नहीं दे, मतलब बदले में उनको मुद्रा नहीं दी जाती थी, पैसे नहीं दिए जाते थे, रुपीज़ नहीं मिलते थे, बल्कि थोड़ा बहुत खाने पीने को दे दिया और ऐसे कुछ चीज़ें दे के, मतलब बस इतना ही था कि बस काम करवाओ और खाने पीने को इनको दे दो, दैट्स इट। तो हमने पहले पढ़ा कि कोई किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता। दूसरा इसमें क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो इलीगल मानी जाएगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है बेटा? आपकी बुक में ऑलरेडी दिया होगा। ट्रैफिकिंग का मतलब है द ट्रेड ऑफ ह्यूमन्स।
पहले क्या होता था, स्लेवरी सिस्टम था, लोगों को भी बेचा खरीदा जाता था। पर अब अगर अभी भी कोई ऐसा करता है, मतलब स्लेवरी तो नहीं, पर आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में दिखाते हैं कि बच्चों की, वुमेन की, गर्ल्स की ट्रैफिकिंग की जाती है ना, उन्हें बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है। तो एक तरीके से अगर इंसानों को कोई बेचता खरीदता है तो इसे बहुत बड़ा क्राइम माना जाएगा, और ये बिल्कुल ऐसा करने के लिए बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, मतलब रोक है, मनाही है इस चीज़ के लिए। तो दो चीज़ें हो गई, मानव को कोई बेच खरीद नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी हो, मेल फीमेल चाइल्ड ओल्ड पीपल है। तो और पहला फोर्स लेबर था इसमें, और फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर स्पेशली इसमें जो मतलब सबसे मेन बोल रही हूँ मैं आप लोगों के लिए कि चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी भी बिल्कुल प्रोहिबिटेड, अवैध मानी जाएगी अगर कोई करवाता है। बाल मजदूरी अब कहाँ तक की एज की मानी जाएगी बेटा? अगर कोई आपसे जैसे ज़बरदस्ती काम करा रहा है, ही शी कैन गो टू द कोर्ट। अगर इन तीनों में से कोई मतलब आपसे फोर्स लेबर करवा रहा है, या चाइल्ड लेबर कोई करवा रहा है बाल मजदूरी, या फिर मानव को बेच रहा है, खरीद रहा है, ठीक है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हो, प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को बोल सकते हो, फंडामेंटल राइट है आपका ये, ठीक है। और जो चाइल्ड लेबर है बेसिकली वो क्या है? चाइल्ड लेबर हमारी कंट्री में क्या रूल है बेटा कि अगर 14 ईयर्स से कम का कोई भी बच्चा कहीं भी काम करता मिलेगा तो उसे इलीगल माना जाएगा। लेकिन आप देखते हो, आपने अपने आसपास ही देखा होगा, इवन के बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 14 ईयर्स से कम के वर्क करते हैं। यू आर सो लक्की बेटा, बिकॉज आप जो है स्टडी कर रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं। बट बहुत सारे बच्चे आप देखते हो ना कि ढाबास पे, रेस्टोरेंट्स पे और डोमेस्टिक सर्वेंट बन के काम करते हैं घरों में, बट ऐसा माना इलीगल गया है। ये एक देखो जजमानी सिस्टम बता रहा है, पहले के टाइम में होता था एक सिस्टम। क्या था जजमानी सिस्टम में? जजमानी सिस्टम के अंदर जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, नीची जाति के लोग, उन्हें बड़ा सताया जाता था। मतलब पहले कास्ट वास्ट का बहुत माना जाता था, भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था। इस सिस्टम में लोअर कास्टेज डिड वेरियस टाइप ऑफ वर्क फॉर द पीपल ऑफ हायर कास्टेज या अपर कास्टेज। नीची जाति के लोग ऊंची जाति के लोगों के लिए बहुत काम करते थे। वो जो बोलते थे उन्हें करना पड़ता था कि भाई हम तो हायर कास्ट के हैं तो आपको हमारे लिए करना पड़ेगा, और बदले में वो उनको ग्रेन वगैरह दे देते थे, अनाज वगैरह दे देते थे। ऐसा नहीं था पैसे कि सैलरी पे करना है या वेजेस पे करना है, ठीक है। सो अभी हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे, मतलब यही कि जैसे अभी हमने बोल तो दिया कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन में चाइल्ड लेबर जो है वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, मना है। बट अभी भी मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि इट इज़ टिल प्रैक्टिसाइड है ना, अभी भी इसको प्रैक्टिसाइड मतलब फॉलो किया जा रहा है। तो चाइल्ड लेबर इन इंडिया, भारत में बाल मजदूरी की क्या कंडीशन है? चाइल्ड लेबर इज़ अ कॉमन साइट इन इंडिया। बाल मजदूरी भारत में काम सी बात है, बोलने को तो बोला हुआ है कि मना है, लेकिन मिलती ही है देखने को। वी ऑफन सी चिल्ड्रन वर्किंग, स्टार्विंग एंड बीइंग एक्सप्लॉइटेड। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको सताया जाता है, मतलब उनके खिलाफ मन के बिना काम करवाया जाता है। इट इज़ अ क्राइम टू एम्प्लॉय अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर। एम्प्लॉय का मतलब होता है बेटा कोई भी, अगर जैसे किसी को भी आप 14 साल से कम के बच्चे को काम पे रख रहे हो तो ये भी क्राइम माना जाएगा। सपोज़ मैं किसी 14 ईयर से कम के बच्चे को अपने पास काम पे रखती हूँ तो मतलब मैंने क्राइम किया है, वो अपराध माना जाएगा। अगर कोई मेरे खिलाफ़ कंप्लेन करता है तो बेसिकली मेरे खिलाफ़ केस फाइल हो जाएगा। बट लोग करते हैं क्योंकि वो कोई भी इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना, तो और देखो कई लोग तो इसलिए भी ये वर्क कर रहे हैं क्योंकि उनकी क्या होती है, मजबूरी होती है। पेरेंट्स उनको बहुत जैसे पुअर होते हैं, नहीं एजुकेशन दे पाते, और मतलब 2 टाइम का मील भी उनके लिए अरेंज करना बहुत एक मुश्किल काम होता है। इसीलिए तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द हाउसेस के अंदर, इंडियन जो घर के अंदर, भारतीय घरों में, वी फाइंड रैम्पेड अब्यूज़ ऑफ द लॉज अगेंस्ट
चाइल्ड लेबर एज चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर आर एम्प्लॉयड एज सर्वेंट, कि इस कानून की तो लोगों ने पूरी तरीके से मतलब इसको इग्नोर ही किया हुआ है कि बाल मजदूरी नहीं करवानी है। बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि 14 साल से कम के बच्चे काम पर हैं सर्वेंट के रूप में। इवन कई बार वी समटाइम्स वी अवर सेल्फ आर इन्वॉल्व इन द क्राइम, शायद हम में से, आप में से, हम में से भी बहुत सारे इस क्राइम में खुद ही शामिल हैं कि हमारे आसपास या हमारे घरों में 14 ईयर से बिलो के बच्चे काम करते हैं। लेकिन कोई इस चीज़ को मतलब सभी ये सोचते हैं ना हमें क्या करना है इससे, तो मतलब है ये गलत चीज़, तो ये क्राइम है। बल्कि हमें इसे अवेयर मतलब अपने पेरेंट्स को भी, अपने एनवायरनमेंट जो भी आसपास लोग हैं, अपनी सोसाइटी में भी अवेयर करना चाहिए लोगों को, उन बच्चों के लिए भी मतलब स्टेप उठाने चाहिए। चाइल्ड लेबर रेफर्स टू वर्क दैट इज़ मेंटली, अभी देखो बच्चा काम कर रहा है अगर 14 ईयर से कम का, तो उससे उसकी मेंटली यानी बौद्धिक स्तर पर, फिज़िकली उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उतना ग्रोथ नहीं कर पाएगी जितना करना चाहिए। सही खाना पीना नहीं मिलेगा तो मोरली, सोशली, सामाजिक और नैतिक स्तर पे मतलब उसको हार्मफुल फैलाता है बच्चे के लिए। ये टाइम किसका होता है बच्चे का 14 ईयर तक, मतलब उससे भी आगे भी पढ़ने की एज है, बट बेसिकली ये टाइम तो बच्चा जो काम कर रहा है बिलो 14 जो है वो तो उसकी एज एजुकेशन की है, उसके चाइल्डहुड की है। तो अगर ऐसा वो बच्चा कर रहा है तो उसका बचपना उससे क्या हो रहा है, छिन रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक बच्चे को काम करते हुए दिखाया गया ना, चाइल्ड लेबर इन आवर कंट्री, हमारे देश एग्जाम्पल एक। सो बेसिकली राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन में हमने मेन क्या क्या चीज़ें पढ़ी। फोर्स लेबरिंग कोई नहीं करवा सकता, चाइल्ड लेबरिंग इलीगल है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग इलीगल है। ओके, तो अगर कोई ऐसा करता है तो हम जस्टिस के लिए डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। So, in the formative years of life, a child needs special care of realizing his or her full potential for growth and development। बल्कि देखो बेटा, जब इस एज में मतलब अंडर 14 एज तक बच्चे जो होते हैं उनको बल्कि स्पेशल केयर की नीड होती है ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सके और उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल, मैंने आपको बताया था कॉलोनियल रूल, जब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो उसी को कॉलोनियल रूल बोला गया है। तो आज़ादी के बाद मतलब जब हमें कॉलोनियल रूल से फ्रीडम मिली, इंडिया पास अ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, बहुत सारे कानून बनाए गए, संविधान में भी ऐड करे गए बाल मजदूरी को लेके कि चाइल्ड लेबर जो है वो एबोलाइज हो जाए, ख़त्म हो जाए। इतने सारे लॉज इनेक्ट होने के बाद भी, प्रोटेक्ट करने के बाद भी अभी भी चिल्ड्रंस को बीइंग एक्सप्लॉटेड मतलब सताया जाता है और काम पे रखा जाता है। एम्प्लॉय मैनी चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर, बहुत सारे बच्चे 14 साल से कम उम्र के काम पर करते हैं और इसको देखो क्राइम माना गया है। हेवनली इस पे फ़ाइन है बहुत ज़्यादा अगर कोई ऐसा करता है, जेल भी इवन जाना पड़ सकता है अगर वो, बट फिर भी लोग ऐसा करते हैं, समझे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मैंने आपको ऑलरेडी बेटा बता दिया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव तस्करी, इंसानों को बेचना खरीदना, और बेगरी क्या है, भीख मंगवाना। आपने कई बार नोटिस किया है कि हम जैसे रोड से जा रहे हैं या व्हेन वी क्रॉसिंग अ रोड देन मैनी चिल्ड्रन कम, बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं एंड स्टार्टिंग बेगिंग, हम भीख मांगना लग जाते हैं हमसे। तो कई बार तो देखो वो जैसे ऐसा भी है कि कई बार लोग ज़बरदस्ती बच्चों से भीख मंगवाते हैं। तो भीख मंगवाना और मानव को खरीदना बेचना ये दोनों ही फोर्स लेबर में माना जाएगा, ठीक है, फोर्स लेबर के अंडर ही माना जाएगा और इलीगल है ये। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसके मतलब उसको क्राइम माना जाएगा और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। हमें इस चीज़ को रोकना है बल्कि, ठीक है। एक देखो 1990 में एक जो मतलब लीडर थे, बेसिकली वो रिफॉर्मर थे, सोसाइटी के समाज के सुधार के लिए काम करते थे और उनको नोबल पीस प्राइज़ मिला हुआ था 2014 में। उनका नाम था कैलाश सत्यार्थी। क्या नाम है? कैलाश सत्यार्थी। उन्होंने एक ना मूवमेंट चलाया था, बचपन बचाओ आंदोलन।
मतलब बच्चों के लिए बेसिकली, कि बच्चों को काम पे ना रखा जाए, क्योंकि उनका बचपन वो इंजॉय कर सके। मतलब ये चाइल्डहुड जो एज है पढ़ने की, खेलने की, उसे वो मतलब महसूस कर सकें। तो सेव द चिल्ड्रन मूवमेंट बेसिकली, इसमें बच्चों को खतरनाक हॉरिफिंग कंडीशन से बचाया जा सके। हॉरिफिंग मतलब खतरनाक, डेंजरस वर्किंग कंडीशन से बचाया जा सके। सो क्वेश्चन आ जाए कि हु फाउंडेड द बचपन आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, देन आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश सत्यार्थी। ओके, सो स्टूडेंट अभी हमारे 3 राइट हो गए। नाउ वी बेसिकली हमने 3 राइट पढ़ लिया, अब हम 4th राइट की तरफ जा रहे हैं। हमारा 4th राइट क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या भारत के सभी, मैंने जस्ट आपको फर्स्ट डे बताया था इस पेज चैप्टर के, कि इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट का मतलब भारत का राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, उसको ना तो वो किसी के धर्म को फेवर करेगा, ना ही किसी भी धर्म को वो अगेंस्ट उसके बोलेगा। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म की आज़ादी का अधिकार है, सबको अपने अपने धर्म को मानने का, उसे फॉलो करने का, उसमें किस स्टाइल से पूजा पाठ होता है वो स्टाइल फॉलो करने का, मतलब ये सब अधिकार है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या कहता है? इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, भारत एक बहुत बड़ा देश है, वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड बिलीव्स लिव टुगेदर, जहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। और देखो यहाँ पे इन इंडिया देयर आर सो मैनी रिलीजन लाइक हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। ओके, तो जितने भी रिलीजन हैं, ऑल रिलीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ एज इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट। कानून के आगे सभी धर्म बराबर माने गए हैं। बिकॉज क्यों? इंडिया को एक सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य माना गया है। एवरी पर्सन हैज़ राइट टू प्रैक्टिसाइज, प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। कोई भी अपनी मर्जी से अपने धर्म को फॉलो कर सकता है, उसकी मतलब उसके आगे जो उसके चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस कर सकता है। उसको अप देखो इसमें बेसिकली क्या है बेटा, कि आप ना अपने रिलीजन को अच्छा बोल सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। लाइक वी आर हिंदू, सो वी कैन से दैट अवर, जो हमारा हिंदू धर्म है वो बहुत अच्छा है, ये वो, उसमें बहुत सारे गॉड गॉडेस हैं बेसिकली। बट हम क्या नहीं कर सकते, हम किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नेगेटिव नहीं बोल सकते। मतलब हम अपने को अच्छा बोल सकते हैं, उसमें जैसे भी हम वर्शिप करते हैं कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन अगर हम किसी को ये कहते हैं कि हमारा रिलीजन अच्छा है और बाकियों का दूसरा धर्म गंदा है, बेकार है, तो तब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, लोगों में डिबेट शुरू हो जाती है, मतभेद, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो हम ये नहीं कर सकते, मतलब बाकी गवर्नमेंट और लॉ इंटरफेयर नहीं करेगा। जो रिलीजन है वो लोगों का पर्सनल मैटर है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे जितने भी रिलीजन इंडिया में हैं वो एक बोर्ड पे लगे हैं, हिंदुज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। अभी आप बेसिकली देखोगे तो सबका एक एक बीच का वर्ड निकला है लेके, और उससे अगर हम ऊपर से नीचे तक देखें तो हमारा इंडियन बन रहा है, यानी सभी धर्मों में क्या छुपा हुआ है? भारतीय छुपे हुए हैं। मतलब भारत सभी धर्मों में बसता है, जो भी धर्म भारत में पाए जाते हैं बेसिकली। सो स्टूडेंट हमारे 4 राइट्स कंप्लीट हो गए बेटा। आवर 5th राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, कल्चरल क्या होता है? हमारी संस्कृति। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का मतलब कल्चर क्या है? संस्कृति। और एजुकेशनल राइट शैक्षिक अधिकार। अभी बेटा देखो डिफरेंट रिलीजन है, तो डिफरेंट रिलीजन में जो लोग हैं फॉलोइंग डिफरेंट कल्चर। लाइक हिंदू ही धर्म में ले लो, बट कोई वेस्ट बंगाल से है तो वहाँ का कल्चर अलग है ना, वहाँ का ड्रेसिंग सेंस अलग है, लोगों का फूड हैबिट अलग है। और लाइक अब हम बात करें बिहार की या यूपी की, तो वहाँ का अलग है, पंजाब के लोगों का अलग है, पहनावा, खान पान, सारी चीज़ें अलग होती है। तो सभी जितने भी इंडियंस हैं उन सबको ये इक्वल राइट है कि वो अपने कल्चर और एजुकेशन
से जुड़े रह सकते हैं। मतलब अगर कोई बोले कि आप सिख हो तो आपको ना मतलब अब पर इंडिया में रहना है तो आप अपनी पंजाबी लैंग्वेज नहीं सीख सकते और पंजाबी लैंग्वेज आपको सीखना मना है। तो ये अगर है तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कोई भी अपने कल्चर को फॉलो कर सकता है, उसको बचाए रखने के लिए काम कर सकता है। एवरी चाइल्ड इज़ फ्री टू रिसीव एजुकेशन अप टू एनी लेवल इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विदाउट बीइंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रेड, रिलीजन एंड सेक्स। इसमें क्या है देखो, हर एक बच्चे को एजुकेशनल राइट भी है ना, ये शिक्षा का अधिकार क्या है, हर एक बच्चे को अधिकार है कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ सकता है। लाइक सपोज कोई कॉलेज है और कोई बच्चा एडमिशन के लिए गया और कॉलेज उसको या स्कूल उसको ये बोल के नहीं मना कर सकता कि यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम दैट रिलीजन, दैट्स वाई वी कैन नॉट टेक योर एडमिशन इन आवर स्कूल। ठीक है, कि आप किसी और कल्चर से या रिलीजन से हो, हम आपको नहीं ले सकते अपने स्कूल में, या उस कास्ट के हो, हम इस कास्ट वालों को अपने स्कूल में नहीं ले सकते, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है। तो कोई भी बच्चा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब जहाँ भी शिक्षा मिलती, किसी भी स्कूल कॉलेज में एडमिशन जाके ले सकता है। उसके साथ उसके रिलीजन को लेके, कास्ट, जेंडर को लेके कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। Citizens also have the freedom to propagate, practice and preserve any culture they choose। और सेम जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि वो अपने जो जिनका जैसा भी कल्चर है उसको वो फॉलो कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। लाइक जैसे यहाँ पे हमारे हरियाणा में आके कोई वेस्ट बंगाल की फैमिली एक रहती है, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि तुम अपने जो तुम फेस्टिवल मनाते थे या जैसा भी तुम्हारा ड्रेसिंग है उसे चेंज करो, यहाँ के अकॉर्डिंग बन जाओ। नहीं, ये उनकी खुद की चॉइस है, वो अपनी मर्ज़ी से रह सकते हैं, जैसे भी अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे 5 राइट हो गए बेटा। अभी 6 राइट हमारा जो है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट राइट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट ऑफ फंडामेंटल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अभी देखो ये किस चीज़ का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान, तो संवैधानिक, रेमेडीज़ का मतलब वैसे बेसिकली क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब ये है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक सिंपल सा मैं आपको बता रही हूँ कि जितने अभी तक हमने राइट पढ़े, 5 राइट पढ़े ऊपर वाले, क्योंकि पहले 6 ही राइट थे तो इसीलिए ये लास्ट पे ये रखा गया था कि क्या था कि अगर कोई भी आपको जो ऊपर वाले 5 राइट है उसके अगेंस्ट आपके साथ कुछ भी करता है, आपको परेशान करता है, एक्सप्लॉइट करता है या आपसे आपके अधिकारों को छीनता है, तो आप डायरेक्ट इस राइट का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये उन सारे राइट्स का एक तरीके से गार्जियन के रूप में काम करता है कि आप उनको मतलब अगर कोई आपसे वो लेता है या उसके अगेंस्ट, उन राइट्स के अगेंस्ट आपसे कुछ भी करवाता है, तो आप जैसे राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम ले लो, कोई किसी के रिलीजन में इंटरफेयर कर रहा है, ज़बरदस्ती किसी को अपना धर्म अपनाने के लिए कह रहा है, जैसे कोई हिंदूज़ में और कोई बोल रहा है कि तुम क्रिश्चियनिटी में आ जाओ, ज़बरदस्ती फोर्स कर रहा है, तो हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का यूज़ करके डायरेक्ट जस्टिस के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो राइट है, इसमें बुक में नहीं दिया है बट आई टेल यू, ये जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसको हम भारत सभी जो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, यानी भारतीय संविधान की आत्मा या फिर भारतीय संविधान का दिल भी कहते हैं। और ये बात किसने कही थी, मतलब BR अम्बेडकर ने कही थी, जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं ना, जिन्होंने बनाया था, तो उन्होंने ये बात बोली थी। तो दिस राइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है क्योंकि ये बाकी सभी फंडामेंटल राइट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये सिटीजन्स को अलाउ करता है कि वो कोर्ट जा सकते हैं अगर किसी भी तरीके का फंडामेंटल राइट वायलेटेड किया जाता है, कोई भी नागरिकों से उनके फंडामेंटल राइट को छीनता है, कोई भी, चाहे वो राज्य हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो हम डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं फॉर जस्टिस। सो बेसिकली वी स्टडी
सिक्स फंडामेंटल राइट, तो स्टूडेंट 6 ही राइट मेन थे बेसिकली। अभी एक हमारा जो 7 राइट है, राइट टू एजुकेशन, ये भी ऐड कर दिया गया है फंडामेंटल राइट में। शिक्षा का अधिकार ये नहीं था पहले, बट अब ये ऐड हो चुका है, तो 7 हो गए हैं। बट आप अगर अभी भी गूगल करोगे या नेट पे देखोगे तो मेनली आपको क्योंकि 6 ही दिखाएंगे। तो राइट टू एजुकेशन क्या है? शिक्षा का अधिकार। मतलब राइट टू एजुकेशन भी एक फंडामेंटल राइट अब बन चुका है। इट प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड एम्पावरमेंट। ये सभी की मतलब व्यक्तिगत आज़ादी और सशक्तिकरण को दिखाता है। इसमें क्या हर एक पर्सन को अपने डेवलपमेंट का राइट है। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट रिमेन डिप्राइव्ड टू एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मोस्टली ड्यू टू पुअर्टी। गरीबी के कारण बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं या उनको मौके नहीं मिल पाते हैं उतने अच्छे। तो इसके लिए 1 अप्रैल 2010, कब से? 1 अप्रैल 2010 आवर कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड अ लॉ मेकिंग एजुकेशन। हमारे संविधान ने एक नया लॉ पास किया फंडामेंटल राइट के रूप में हर बच्चे के लिए। इसमें क्या है बेटा? द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। सभी बच्चे को मुफ्त में और ज़रूरी शिक्षा दी जाएगी, जो कि कौन सी एज ग्रुप वालों को? 6 to 14। इसको एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जानी। आप देखो, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे ना तो 14 ईयर यानी 8th क्लास तक बच्चों को बिल्कुल फ्री एजुकेशन दी जाती है। देन 9th क्लास से थोड़ा बहुत जो भी फीस लगती है वो लगती है, बट ये गवर्नमेंट कर रही है। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट स्कूल्स में है ये चीज़, तो प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलेगी आपको ये। आप सोचो कि मैम हमें तो नहीं ऐसा हो रहा, तो मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को बिल्कुल अब मैंने आपको अभी जिस पढ़ाया भी था कि 14 ईयर्स से कम वाले बच्चों को काम पे नहीं रख सकते ना। तो अगर कोई बच्चा देखो किसी की फैमिली की सिचुएशन लाइक ऐसी है, दे कांट कंटिन्यू और देयर स्टडी, तो वो 14 ईयर के बाद अपनी मतलब कोई भी जॉब या कोई भी वर्क वो कर सकते हैं। सो ये जो राइट टू एजुकेशन ऐड हुआ है ये हमारा 86th अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या होता है बेटा? अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। अभी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कुछ हम ऐड करते हैं या चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं और उसका नंबर होता है अमेंडमेंट नंबर 1, अमेंडमेंट नंबर 2। तो ये जो ऐड किया राइट टू एजुकेशन ये 86 अमेंडमेंट था, ठीक है। 2002 मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। 2002 में ही ये मतलब वैसे तो फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया गया था, लेकिन इसको पास होते होते और प्रॉपर लॉ जो है ये 2010 में स्टार्ट हुआ बनके, तो ऐड तभी से माना जाएगा इसे, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने सारे फंडामेंटल राइट कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब आगे का जो है हम वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।